सो हेलो गाइस। मैं रितेश राज एसएससी जेई 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 है। एंड मैं आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें मैं अपने जो भी सीबीटी के जो भी मेरे क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपसे यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। एंड मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड आपको जो मेरा अप्रोच है, जो एक टॉपर का अप्रोच रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग के तरफ, वो अप्रोच आपको धीमे धीमे समझ में आएगी। सो गाइज़, मैं एसएससी जेईई 2024 का मैं सीबीटी 1 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो में उसी क्वेश्चन पेपर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ इन अ पैरेलल सर्किट इफ n resistors each of resistance r ohm are connected in parallel then total resistance is equal to। यार, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था। ये रेजिस्टेंस है, मान कर चलो ऐसे n रेजिस्टेंस है, ठीक है, सारे पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया क्या क्या है, पूछा क्या है, आर है और ऐसे करके n टाइम्स आर है। आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछ दिया है, तो ये कोई भी फाइंड कर देगा कि आर इक्विवेलेंट जो भी है इक्वल टू आर बाई एन, ठीक है। ये मैं आपको एक और मतलब जो कन्वेंशनल तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो बता देता हूँ। 1/r + 1/r n टाइम्स ये रिपीट होगा। नीचे का जो एलसीएम है वो कॉमन r हो गया, ऊपर में आप सबको 1+1+ ऐड करते जाओगे n टाइम्स, तो जो भी है वो n/r आएगा, ठीक है। तो n टाइम्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप ये मत समझ लेना कि इसको भी ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। n/r आ जाएगा, 1r इक्विवेलेंट इक्वल टू, सो r इक्विवेलेंट जो है वो r/n। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कैपेसिटर इफ a charge of 1 coulomb accumulates on each plate when potential difference of 1 volt is applied across plate then capacitance will be। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 कूलम चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है इसके प्लेट पे, ठीक है। दोनों प्लेट पे 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है। एंड यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दोनों उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया गया है, 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाइड है ये प्लेट के अक्रॉस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला होती है Q/V, C = Q/V। एक और फार्मूला है वो एप्सिलॉन A/D। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये सर्किट फार्मूला है, ठीक है। मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा V/I, ठीक है। ये सर्किट फार्मूला है V/I जो है। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ρL/A, ये भी आप पढ़ते होंगे। सो ऐसा ही है कैपेसिटेंस के साथ भी, इंडक्टेंस के साथ भी ऐसा होता है। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो Q हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 कूलम, एंड V जो है हमारा वो भी दिया हुआ है 1 वोल्ट, देयरफॉर इट इज़ 1 फैराड, ठीक है। इसका आंसर 1 फैराड होगा, ठीक है। मैं लास्ट वाले का तो आंसर मैं आपको बता दिया, R/N होगा, मैंने भी वही टिक मारा था एग्ज़ाम में। इसका 1 फैराड होगा, मैंने भी वही टिक मारा था। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट वोल्टेज करंट, हाँ वोल्टेज तो करेक्ट होता है, करंट भी कैलकुलेट होता है, पावर नहीं होता है कैलकुलेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट वोल्टेज करंट, यहाँ तक सही। इन अ सर्किट कॉन्टेनिंग रजिस्टर, कैपेसिटर बराबर इंडक्टर भी, ठीक है। डायोड जो है वो नन लीनियर एलिमेंट है। डायोड का जब भी आप VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो इस प्रकार से रहता है, वो नन लीनियर एलिमेंट रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो ऑप्शन C मतलब सही रहेगा, दैट इज मैं पढ़ भी लेता हूँ इसको। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट करेंट इन अ सर्किट हैविंग लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। पिछले वाले में नन लीनियर एलिमेंट था, इस वजह से वो फेल कर गया था स्टेटमेंट। रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, या दिस इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट, एंड मैंने भी वही चूज़ किया था एग्ज़ाम में।
Let's come to other question. In starter resistance starter, if applied voltage across motor terminal is reduced by 50%, then torque is reduced. देखो ये मेरे नोट से मैंने क्लिप निकाल के यहाँ पे अटैच किया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्लिप्स रहेंगे मैं अपने नोट से निकाल के यहाँ पे अटैच कर दूँगा, जो भी मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यह स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, ठीक है। ये इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का वन ऑफ द टेक्निक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कि जो एक्स है, ठीक है, ये मान कर चलो रियोस्टेट है, ठीक है। ये रियोस्टेट पे अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं तो ये फुल वोल्टेज अप्लाई जाएगा मोटर टर्मिनल पे। अगर हम लोग यहाँ से हटाकर किसी एक पोर्शन से देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स टाइम वोल्टेज जो है रिड्यूस कर जा रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू जो है वो <1 है। अब मान कर चलो यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, टॉर्क के बारे में पूछा है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हो बहुत बखूबी से। टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू v² होता है। अगर v जो है 50% रिड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है 0.5 टाइम्स v इंटू स्क्वायर, इसका मैं करूँगा तो 0.25 v², यानी कि 25% से टॉर्क जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये होगा आंसर, 25% से रिड्यूस हो जाएगा। मैंने भी वही टिक मारा है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी पूछा जाता है कि अगर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, वहाँ पे आपका जो लोड है वो 50% से डिक्रीज़ हो जा रहा है, तो आपका जो कॉपर लॉस है वो कितने परसेंट से डिक्रीज़ होगा, तो 25% हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15. A particular consumer has loads of 200 kilowatt, 400 kilowatt and 300 kilowatt, ठीक है, which are operating continuously. If the maximum demand of the consumer is 600 kilowatt, maximum demand जो है वो 600 kilowatt है, find the demand factor. डिमांड फैक्टर पूछा है। डिमांड फैक्टर का मैंने आपको कल ही रेशियो बताया, कल वाले वीडियो में। डिमांड फैक्टर क्या होता है, डांसर मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। मैं इस ट्रिक से याद किया हूँ इसको। मिथुन से मैक्सिमम डिमांड, उसके बाद फिर चक्रवर्ती यानी कनेक्टेड लोड, ठीक है। ये देख लो, मैं आपको याद करा देता हूँ। डांसर यानी डिमांड फैक्टर, मिथुन यानी कि मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड यानी कि चक्रवर्ती। डांसर मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे मैं ट्रिक से याद कर लिया हूँ इसको, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड है गाइज 600 किलोवाट, ठीक है। 600 ओके, डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। अब देखो कंज्यूमर हैज़ लोड्स 200, 400, 300। कनेक्टेड लोड फाइंड करना है तो 200, 400 और 300 तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो आता है सम, ये तो खुद से कैलकुलेट कर दिया है ये टैब ने। लेट्स सी, मैं खुद से कैलकुलेट करके चेक वेरीफाई करता हूँ। ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, तो 9 होगा, ठीक है। ये गलत, मतलब एक 1 एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया इन्होंने। 900 ये आ रहा है, ठीक है। मैं डिवाइड में 900 यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू किया। लेट्स सी कि क्या आता है। 600 डिवाइडेड बाई 900 इक्वल टू 1000। ये गलत कैलकुलेट किया है ये इन्होंने। मैं खुद से कर लेता हूँ मैनुअली। ये 3 से मैं काटूंगा 200 आ जाएगा, 3 से काटूंगा 300 आ जाएगा, फिर 2/3 आ जाएगा रेशियो, दैट इज़ 66%। 66%, ठीक है। 66% इसका आपका आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑप्शन 4। एंड ये इस क्वेश्चन को मैं पावर सिस्टम वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं रेशियो पे। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, सीधा फार्मूला बेस्ड था वो, उसमें डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला पूछा था, यहाँ पे डिमांड फैक्टर का न्यूमेरिकल पूछ लिया। इतना ज़्यादा आसान पूछ रहा है दोस्तों, आप भी निकाल सकते हो एग्ज़ाम, आप डरो मत बिल्कुल भी। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। इन केस ऑफ PN जंक्शन डायोड, द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। देखो PN जंक्शन डायोड जो होता है, PN,
अगर मैं हीट दे रहा हूँ इस पूरे डायोड में, ठीक है, तो क्या हीट सिर्फ पी टाइप को अफेक्ट करेगा या फिर एन टाइप को अफेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर दोनों को अफेक्ट करेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं पूरे होल को एज अ होल मैं हीट दूंगा तो ये पूरा जो है इफेक्ट आएगा, ठीक है, पूरे पे इफेक्ट आएगा। तो जाहिर सी बात है कि फॉरवर्ड रिवर्स किसी पे इफेक्ट नहीं, पूरे पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, अफेक्ट द इंटायर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। इंटायरली जो पूरा वी आई कैरेक्टरिस्टिक रहता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो ऐसा रहता है, उस पूरे पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड हो सकता है कि ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ से शिफ्ट कर जाए, मतलब मानकर चलो ये था ओरिजिनल, तो इससे शिफ्ट करके इधर आ जाए। सो ये इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का ड्यू टू हीटिंग। एंड आपको भी पता है कि सेमीकंडक्टर जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, यानी कि अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो आपका डिक्रीज़ करता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका डिक्रीज़ करता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन, सॉरी। स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर आर डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ IC बाई ICO रहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर का सिंपल सा इन्होंने डेफिनेशन पूछा है, ठीक है। डेफिनेशन जो रहता है यहाँ पे, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू DIC बाई DICO, जहाँ पे VBE, ठीक है, बेस इमीटर वोल्टेज, और जो बीटा, ये दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का मतलब डेफिनेशन, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, ठीक है। इस फॉर्मूला तक हम लोग पहुँचे कैसे? इससे पहुँचे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO यानी कि ये ICO है आपका कलेक्टर बेस लीकेज करंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से इसको अगर आप सॉल्व करोगे, डिराइव करोगे, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है दोस्तों, आइडियली आपका कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी आइडियली आप 0 ले लो, लेकिन 0 कभी होता नहीं है, तो आप लो रख सकते हो। स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा सर्किट जो है आपका अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। सो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक था, स्टेबिलिटी फैक्टर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ अननोन करेंट इन अ CRO इज मेजर्ड बाई। अब देखो CRO अननोन करंट कैसे मेज़र करता है, ठीक है। मानकर चलो ये एक सर्किट है, मैं पेन ले लेता हूँ, हाँ, मानकर चलो ये एक सर्किट है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, मुझे CRO के थ्रू मुझे करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तो होता है करंट प्रोब यानी कि मल्टीमीटर अगर आपके पास होगा तो उसमें टंग टेस्ट रहता है, वो आप लगा दो करंट में, तो मतलब किसी भी वायर में, तो आपको करंट पता चल जाता है कितना फ्लो कर रहा है उस वायर से, ठीक है। सो CRO में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं रहता है, ठीक है। CRO में अलग तरीके से हम लोग करंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस सर्किट में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम लोग यूज किए। अब इस जो करंट है, यही करंट को इस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से हम लोग फ्लो करवाएं। मानकर चलो ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इसमें से करंट फ्लो करवाएं। उसके बाद CRO का जो प्रोब है, ये प्रोब दोनों जगह अटैच किए और वोल्टेज मेजर किए इसके अक्रॉस, ठीक है। ये जो वोल्टेज है, मानकर चलो 100 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, I इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था ओम्स लॉ से, V/R, 100/10 दैट इज़ 10 एम्पियर, ठीक है। जो अननोन करंट है इस सर्किट का, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाकर चेक किए। उस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी वोल्टेज हमारा आ रहा था, उस वोल्टेज से हम लोग करंट कैलकुलेट किए, ठीक है। तो ये रहता क्या है कि अननोन करंट, वैल्यू ऑफ अननोन करंट इन CRO इज मेजर्ड बाई रेशियो ऑफ वोल्टेज मेजर्ड ऑन CRO टू स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो आपके गलत हैं, ठीक है। वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस रहेगा तो आप कैसे बता पाओगे, जब आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू ही नहीं पता है और करंट का भी वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे आप बता पाओगे। ऑप्शन 3 में देख लेता हूँ, रेशियो ऑफ वोल्टेज मेजर्ड ऑन CRO टू रेजिस्टेंस ऑफ एक्वाडॉग का रेजिस्टेंस नहीं रहता है। एक्वाडॉग आपका ये क्या कहते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह वहाँ से बम मतलब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस पे फॉल करते हैं। सो उसके बाद फिर जो रेशियो ऑफ वोल्टेज मेजर्ड ऑन CRO टू रेजिस्टेंस ऑफ नहीं, बिल्कुल नहीं। सो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन इलेक्ट्रिक पावर इफ अ बॉडी मेक्स n RPM एंड द टॉर्क एक्टिंग इज T न्यूटन मीटर देन वर्क डन पर मिनट विल बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका दिया है n RPM, T न्यूटन मीटर और वर्क डन पर मिनट पूछ रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितना वर्क डन रहेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपने पावर का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, P=ओमेगा टाउ। टाउ यानी कि आपका टॉर्क हो गया, ठीक है, और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा है उसको आप लिख सकते हो 2πn/60। ठीक है, n जो है आपका RPM में दिया है तो मैंने इसको सेकंड में चेंज कर दिया 60 से डिवाइड करके, इनटू टॉर्क। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब आपसे पूछा क्या है कि वर्क डन कितने मिनट में निकालना है। वर्क डन क्या होता है एक्चुअली, वर्क डन होता है आपका पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम, पावर आपने ये निकाला। ठीक है, कितने टाइम तक वर्क डन निकालना है, 60 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये पर मिनट पूछा है इसने। सो P को आप लोग लिख दो यहाँ पे 2πn/60 इंटू T इंटू 60, दैट इज 60 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका जो बचता है 2πn/T। ठीक है, सो 2πn/T जूल आपका इसमें आंसर होगा इसका, दैट इज़ ऑप्शन 4। मैंने भी इसी को चूज़ किया था एंड थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था इस वाले ऑप्शन में एग्ज़ाम के टाइम में, बट मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा तो मेरा जो डाउट था ये क्लियर हो गया, क्योंकि पर मिनट पे पूछा था वो क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो एक मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था। शॉर्ट नोट्स क्या, मैं जो टेस्ट देता था उस समय मुझे नहीं आता था, मतलब ज़्यादा पता नहीं था शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के बारे में। सो मैंने जो नोट्स में लिखा था उसका एक क्लिप अटैच किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर ये 3 वाट से 125 वाट का रहता है, यानी कि लो पावर रहता है ये। उसके बाद ये जो रहता है सिंपली सेल्फ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, यहाँ पे जिसका जो पोल रहता है एक शेडेड रहता है। ठीक है, शेडेड किससे रहता है, कॉपर रिंग से शेडेड रहता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का वो रहता है अनशेडेड पोर्शन ऑफ द पोल टू द शेडेड पोर्शन। ठीक है, अनशेडेड से शेडेड, यानी कि मान कर चलो ये पोल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक शेडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे कट लगा दिया और ये है मेरा शेडिंग रिंग। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, अनशेडेड, यानी कि ये जो अनशेडेड रीजन है इस मतलब इस तरीके इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड अनटिल अनलेस पोजीशन ऑफ पोल्स इज रिवर्स्ड। अब जाहिर सी बात है अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन को बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि शेडेड जो पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन को चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना तो। सो ये पॉसिबल नहीं है अगर आप अनलेस और अनटिल कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजिंग लाते हो। ठीक है, ये इसमें जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है इसको हम लोग मेनली खिलौनों में यूज़ करते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो रहता है। ठीक है, लो स्टार्टिंग टॉर्क है तो इसका जो एप्लीकेशन है लो स्टार्टिंग टॉर्क वाला रहता है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन भी मैंने लिखा, हेयर ड्रायर हो गया, टॉयज़ हो गया, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, स्मॉल फैंस, क्लॉक, इलेक्ट्रिक क्लॉक। सो इसका एफिशिएंसी भी जो है 20 to 25%। ठीक है, टॉर्क कम है, एफिशिएंसी कम है, लो पावर वाला डिवाइस है। सो इसमें क्वेश्चन में आता हूँ मैं, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल भी नहीं। मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल भी नहीं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल भी नहीं। क्या है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था अपने नोट्स में लो स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है।
सो ठीक है गाइस, मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। मैं अगले वीडियो में भी 10 क्वेश्चन करके मैं कवर करूँगा। ऐसे करके मैं आपकी जो भी PYQ सीरीज़ है यानी उसे कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। एंड जो भी आपको डाउट है या कुछ भी सजेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबके ही कमेंट का रिप्लाई करूँ। एक दो छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, या लेट रिप्लाई होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हर वक्त मैं भी फ्री नहीं रहता। सो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड जो मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ ये आपके प्रिपरेशन में एक एड ऑन की तरह ही काम करेगा। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, thank you, that's all for this video. I'll bring your next video soon.